नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आप सभी प्यारे मित्रों का MLRD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसे एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर विपरीत लेकिन समान परिमाण के दो आवेश लगे होते हैं। एक माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू होता है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। ये एक द्विध्रुव है। पिछली बार जब हमने पढ़ा था तो इसका कोई एक अक्ष होता है, इस तरह से वहां पर कोई बिंदु होता है, लेकिन अब क्यों हम पढ़ेंगे ये निरक्षीय स्थिति पर, मतलब ये अक्ष से हट करके कहीं भी हो सकता है। ये बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। तो इन सभी बिंदुओं की जगह कहीं पर भी हो सकता है, ये निरक्ष पर है। तो दोस्तों इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले कि निरक्षीय स्थिति पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हम जानते हैं, जब माइनस क्यू आवेश होता है तो इसकी दिशा अंदर की ओर होती है और जब प्लस क्यू आवेश होता है तो इसकी दिशा बाहर की ओर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और जानेंगे कि ये कैसे क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में जब तक लिखेंगे नहीं, एग्जाम में नंबर नहीं देता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना ये A और B कोई द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं। इनके बीच की न्यूनतम दूरी 2l है और कहीं निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी r है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके बारे में आगे। दोस्तों ठीक आगे शुरू करते हैं। तो इतना आपने लिख लिया होगा, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं। माना AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको एग्जाम में लिखनी होगी। जब तक आप इस सबको लिखेंगे नहीं, तब तक एग्जाम में आपको ठीक ठाक नंबर नहीं देगा। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E1 है, ठीक है। तो E1 इक्वल टू माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, दोस्तों ये वाली दूरी लेनी है हमें AP, कौन सी दूरी AP, तो दूरी का होता है वर्ग, तो AP का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब AP की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि AOP त्रिभुज AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है AOP। तो जब AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, आधार का वर्ग लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ लिखेंगे AP का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका, ये क्या है, आधार और ये लंब का वर्ग, तो इसमें लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन AP बराबर क्या लिखेंगे, AB का सॉरी AO का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर, मतलब L का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा था इसलिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें दूरी तो केवल इतनी लेनी है, स्क्वायर तो लेना नहीं है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक रूट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इसके ऊपर अब क्या लगा, देखो AP का वैल्यू ये हो गया, अब AP का यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगा दो। अब आगे क्या करेंगे, स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे देखते हैं प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। दोस्तों जब प्लस Q आवेश है तो इसकी जो तीव्रता होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इस दिशा में, यहाँ हम मान लेते हैं कहीं E2 होगा, ठीक है। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, कौन सी दूरी हो जाएगी प्लस Q के लिए, PB, कौन सी दूरी हो जाएगी PB, मतलब PB का होल स्क्वायर। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन PB क्या होगा, AP के बराबर होगा, AP के बराबर होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ दूरी सेम है और ये भुजा दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट लगा देंगे, इस पर वर्ग हो जाएगा। आगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं कि E2 और E1 की दोनों की वैल्यू समान है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं E2 इक्वल टू E1, ये समीकरण सेकंड है। तो अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से E2 इक्वल टू E1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दोस्तों आगे। अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब कोई इस तरह से एंगल होता है तो इसका परिणाम भी इस तरह से होता है, जो पास वाला कोण होता है ये वाला, इसे हम A cos थीटा कहते हैं, और ये जो दूर वाला होता है इसे A sin थीटा कहते हैं। इसे A cos थीटा कहते हैं, इसे A sin थीटा कहते हैं। इसी तरह से जब इसका परिणाम निकालेंगे इस तरह से,
तो ये पास वाला कोण बनेगा, इसे हम a cos थीटा कहेंगे, इसे a cos थीटा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये E1 के कारण है तो इसे E1 कह देंगे, और ये यहाँ E2 के कारण है तो इसे E2 कह देंगे। एक यहाँ बनेगा, इसे हम E2 sin थीटा कहेंगे, और यहाँ बनेगा इसे E1 sin थीटा कहेंगे। क्यों? अब देखते हैं, जो E2 sin थीटा है और E1 sin थीटा है, ये दोनों परमाणु समान है लेकिन इनकी दशा अलग अलग है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुल परिणाम निकल करके आएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 है तो E1 E2 ऐसे रख लेंगे, E1 की जगह E1 ही रहेगा cos थीटा प्लस E2 की जगह E1 cos थीटा। ये ऐड हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 E1 cos थीटा। आगे देखते हैं, अब आगे हो जाएगा E इक्वल टू 2, E1 का वैल्यू या E2 का वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आगे लिखेंगे cos थीटा। ठीक है, आगे समझेंगे cos थीटा क्या है। तो अगर यहाँ पर एक थीटा मान लिया जाए, ये अगर थीटा मान लिया जाए तो cos थीटा का मान क्या होगा उसे समझेंगे। E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, हम सब जानते हैं कि cos थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, ये L आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण है, इसकी वैल्यू क्या आती है √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे, cos थीटा बराबर L अपॉन √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आगे देखते हैं, E इक्वल टू, ये एक साथ कर लें 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ पर है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला जो होता है ये P के बराबर होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो P के बराबर होती है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं टू क्यू एल इक्वल टू P। आगे लिखेंगे E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ क्या होगा, L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर। क्यों, L स्क्वायर की जो दूरी है वो बहुत कम है और R बहुत ज्यादा है, इसलिए L स्क्वायर को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन, ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। जब इस तरह से हो जाएगा तो इसे आगे लिखेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R3। इस तरह से ये समीकरण सिद्ध होता है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।